मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। यह नोवेल मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। इस नोवेल का नाम इमॉर्टल मार्शल गॉड बदलकर अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड रखा हूँ। एपिसोड 5। छोटे भाई, तुम्हें कुछ कहना है? लुकास सेन ने अजीब लहजे में कहा। अयान ने उसकी उपेक्षा की और विक्रम सेन को प्रणाम करने के लिए मुड़ा। दादाजी, क्या छोटा अयान यहाँ कुछ और शब्द बोल सकता है? उन्होंने आदरपूर्वक कहा। सभी ने मन ही मन चिल्लाकर कहा, नमस्ते। अयान ने अपने माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए उनकी सीटों को सीधा किया तथा फिर कबीले के नेता के प्रति एक कबीले के सदस्य जैसा सम्मानजनक व्यवहार रखते हुए बोलने के लिए कहा। यह उन छद्मवेशधारी जूनियरों के मुंह पर तमाचा मारने के बराबर था। जब बुजुर्ग अभी बात कर रहे थे तो उन अयान साथियों ने बिना रोक टोक के बीच में टोक दिया था और ऐसा लग रहा था कि वे नियमों के बारे में बहुत कम जानते थे। विक्रम सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, छोटे अयान, तुम अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हमारा सेन परिवार नियमों को समझता है। ये सुनकर लुकास सेन और अन्य लोग शर्मा गए। इस प्रकार अयान ने सबसे पहले अपने दादाजी को धन्यवाद दिया और फिर गंभीर भाव से सभी का सामना किया। उसने अपने कबीले के लोगों पर नजर डाली और अचानक बोला, सेन कबीला पहले संकट में था। दादाजी और चाचा, क्या आपने सेन कबीले को अनिच्छा से छोड़ दिया और सेन कबीले की सारी संपत्ति ले ली? ये सुनकर सभी के चेहरे लाल हो गए। 3 महान कुलों का नेतृत्व दुबे वंश द्वारा किया गया था। जब वे सेन वंश का सफाया करने वाले थे तो वे सभी भाग गए। अयान ने आगे कहा, आप सभी गायब हो गए और हमें सेन वंश की रक्षा के लिए अकेला छोड़ दिया। क्या आपने कभी हमें सोने का सिक्का देने के बारे में सोचा है? हर कोई अभी भी अवाक था। अयान ने सिर हिलाया। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए छोटे अयान को अपने कबीले के लोगों की भावनाओं के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास कहने को कुछ होगा तो हम इस बारे में बात करेंगे। सेन मनो से भागकर आप सेन मनो को त्याग रहे हैं। ये पूरा सेन मनो मेरे दादा और मेरे माता पिता का है। तुमने बहुत सी चीज़ें ले ली लेकिन एक भी नहीं छोड़ी। चूंकि आप आज वापस आए हैं तो क्या आप उन्हें बांटना चाहते हैं? ठीक है, जो तुमने पहले लिया था उसका आधा मैं लौटा दूंगा। दादाजी, वे अपने साथ कितनी संपत्ति ले गए? हर कोई हैरान था। ये क्या अयान ने न केवल अपने कुल के लोगों को पैसे नहीं दिए बल्कि वह अपने कुल के लोगों से पैसे भी चाहता था। विक्रम सेन जोर से हंसे। उस समय सेन वंश पहले से ही उदास था। सब कुछ लगभग 2.3 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर था। जहां तक उनका सवाल है, उन्होंने $2.2 मिलियन लिए। हाँ, अयान ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि आप खून के रिश्तेदार हैं इसलिए थोड़ा सा पैसा दीजिए। मालिक, तीसरे मालिक और चौथे मालिक, यदि आप अपनी पारिवारिक संपत्ति साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 10 लाख सोने के सिक्के सौंप दो। ये तो आपने जो मांगा था उसका ठीक आधा है। विभिन्न कुलों के लोगों के हाव भाव में भारी परिवर्तन आया। वे सभी एक स्वर में महान बुजुर्ग की ओर देख रहे थे, यह आशा करते हुए कि महान बुजुर्ग इस कठिन समस्या को हल करने में सक्षम होंगे। महान बुजुर्ग ने ठंडी मुस्कान के साथ उदास चेहरे के साथ कहा, क्या आप हिस्सा चाहते हैं? जरूर। हम आपको सिर्फ 10 लाख स्वर्ण सिक्के नहीं देंगे बल्कि हम आपको 2 लाख स्वर्ण सिक्के देंगे। ये 2.2 मिलियन सोने के सिक्के सीधे सेन कबीले के खजाने में डाल दिए जाएंगे और फिर हम इसे समान रूप से विभाजित करेंगे। क्या योजना है? इस समय सेन कबीले के पास अकेले ही लगभग 9 मिलियन नकद थे और 2 मिलियन और 200,000 को आधा जोड़कर वे लगभग 6 मिलियन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये सुनकर कुछ बुजुर्ग बहुत खुश हुए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि अयान अभी छोटा है और उसका मूड ऐसा नहीं है। सभी लोग अयान की ओर देखकर मुस्कुराए और देखा कि इस बिगड़ेल बच्चे ने किस तरह खुद को बांध लिया है। अयान की मुस्कान कम नहीं हुई। ठीक है, ये तय हो गया। सेन कबीले के पास शायद केवल 7 से 800 सोने के सिक्के ही बचे होंगे, है ना? विक्रम सेनी ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, यह सही है। 7 से 800 स्वर्ण सिक्के तथा 2.2 मिलियन स्वर्ण सिक्के। चलो इसे बराबर बांट लें। कृपया 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं सौंप दीजिए, मालिक। बड़े 3, बड़े 4। क्या बकवास है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम हमें धोखा दे सकते हो? इस समय सेन कबीले में लाखों सोने के सिक्के हैं। महान बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। अयान ने अपने हाथ पीछे करके कहा, यह 8.6 मिलियन है लेकिन यह सब मेरा पैसा है, सेन परिवार का नहीं। अचानक दृश्य शांत हो गया। यह सही है, ये सब अयान की निजी संपत्ति का पैसा था। कबीले की सभी शाखाओं की संपत्ति कबीले के खजाने से विभाजित की जाती थी और उन्हें सीधे युवा पीढ़ी से नहीं लिया जाता था। महान बुजुर्ग अचानक घबरा गए। उन्होंने ढेर सारे उपहारों की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर क्या हम कम से कम इन्हें विभाजित कर सकते हैं? ये सेन वंश की चीजें हैं। क्या ऐसा है?
अयान ने शांति से मेहमानों की ओर देखा और पूछा, क्या मैं सभी से पूछ सकता हूं कि क्या ये उपहार मेरे सेन परिवार के लिए हैं या मेरे लिए? इस समय तक मेहमान अयान को अलग नज़र से देख चुके थे और बहुत संतुष्ट थे। स्वाभाविक रूप से वे अयान के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे। एक पल के लिए सभी चिल्ला उठे, बेशक यह छोटे अयान के लिए है। सभी कबीले के लोग जो अभी अभी लौटे थे वे तुरंत राख हो गए। बेशक वे सेन कबीले में उपहार देने और एक दूसरे से दोस्ती करने इसलिए आए थे क्योंकि वे अयान के लिए आए थे। अयान मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और प्रथम बुजुर्ग से कहा, तो आप सभी, दादा और चाचा, यदि आप अभी भी सेन कबीले में लौटना चाहते हैं तो कृपया 1 मिलियन सोने के सिक्के निकाल लें। अगर तुम इसे बाहर ले जाने से इनकार करते हो तो अपना सामान पैक करो और वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो। खूब कहा है। कई अतिथियों ने लगातार तालियां बजाई। हालांकि सेन कबीले के इस दृश्य का उनसे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इसे किनारे से देखना राहत देने वाला था। तीनों बुजुर्गों ने उसे गुस्से से देखा। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मुर्गियां चुराने से चावल नष्ट नहीं हो जाएगा। विभाजन होगा या नहीं? अयान की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई। सब लोग मेरी ओर देखो और अपनी ओर देखो। उन सभी के चेहरे कड़वे हैं। उन्होंने देखा कि सेन वंश का उदय होने वाला था और वे वास्तव में वापस लौटना चाहते थे। साथ ही ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे वास्तव में बाहर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। हालांकि अगर वे वापस आते तो उन्हें कीमत के रूप में 10 लाख स्वर्ण सिक्के चुकाने पड़ते, जो उनके लिए अस्वीकार्य था। लॉर्ड सिटी लॉर्ड यहाँ हैं। ठीक इसी समय दरवाजे के बाहर से नगर रक्षकों की तेज आवाजें अचानक आईं। इसके तुरंत बाद एक मोटा ताज़ा व्यक्ति जोर जोर से हंसता हुआ अंदर आया। यह नगर स्वामी आयुष सरदार थे। वहां मौजूद सभी लोग एक तरफ हट गए और जल्दी से झुककर कहा, नमस्कार नगरपाल। आयुष सरदार ने हाथ हिलाया और जोर से हंसे, आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ एक उपहार देने आया हूँ। उपहार? क्या नगर प्रभु भी उपहार देने आए थे? नगर के राजा आयुष सरदार ने चुपके से अयान को अंगूठा दिखाया। जाहिर है उसने सुना था कि अयान ने अभी क्या कहा था। इसके बाद आयुष सरदार ने कहा, मैं यहाँ खास तौर पर अयान के लिए ही आया हूँ। जहाँ तक मेरे उपहार की बात है तो वह बहुत सरल है। जब तक अयान के शब्द सही हैं, अगले 3 वर्षों में मायापुरी शहर में सेन कबीले द्वारा खोली जाने वाली सभी दुकानें कर मुक्त होंगी। इसके अलावा उन्हें सभी सहायता नीतियां प्राप्त होंगी। ये शब्द बोलते ही पूरा दर्शक मंडल जोर से चिल्ला उठा। 3 साल तक कर में छूट, वह कितना है? इससे भी महत्वपूर्ण बात, सभी समर्थन नीतियां, सिटी लॉर्ड की गारंटी के साथ सेन कबीले अपनी संपत्ति को पुनः खोलने में सक्षम हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि उनकी यात्रा सुगम होगी और वे हवा में अपनी लौ जला सकेंगे। जब सभी लोग अचंभित थे तभी नगर प्रभु ने एक और बम फेंका। नगर के स्वामी ने अयान से पूछा, छोटे अयान, सेन वंश ने जीविका चलाने के लिए पहले ही अपनी सभी दुकानें स्थानांतरित कर दी हैं, है ना? वास्तव में? अयान ने सिर हिलाया। नगराध्यक्ष ने कहा, मायापुरी शहर का नया शहरी क्षेत्र हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। फिर मैं सेन कबीले के लिए एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उपयोग करने हेतु एक सीमा रेखा खींचूंगा। पहले 5 वर्षों में सेन कबीले ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। वे पहले 5 वर्षों तक इसका प्रयोग करेंगे। 5 साल बाद वे पहले 5 साल का बकाया किराया लौटा देंगे, ठीक है? यदि नगर के स्वामी के सामने रखे गए उपहार से सभी ईर्ष्यालु हो गए तो यह उपहार सचमुच सभी की आंखें लाल कर देगा। नया शहर, आइए पहले इसे 5 साल तक प्रयोग करें। जमीन का वह टुकड़ा अनगिनत लोगों के दिमाग में भरा हुआ था और वे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा किराए पर लेना चाहते थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि पहले 5 वर्षों तक उन्हें इसका कर्ज चुकाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि अगर उन्होंने इसके लिए पैसे भी दे दिए तो भी वे इसे पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। विक्रम सेन तारों भरे आकाश की ओर देखते हैं और मन ही मन कहते हैं कि हमारे सेन वंश का वसंत आ गया है। कोई व्यक्ति, महान बुजुर्ग ने आदेश दिया और चिल्लाया, 1 लाख सोने के सिक्के ले लो और इसे कुलपति को सौंप दो। प्रथम बुजुर्ग ने तुरंत स्थिति को पहचान लिया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं क्या थीं? नगर के स्वामी के वादे के साथ उनमें से 10 लोग 10 लाख वापस कमा सकेंगे। यदि उनका कोई कुल उन्हें 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे दे तो वे उसे सीधे विक्रमसेन को सौंप देते थे। विक्रमसेन को पैसे मिलने के बाद वह काफी समय तक चुप रहे, लेकिन विक्रमसेन की राय पर सभी की निगाहें लगी रहीं। थोड़ी देर बाद विक्रमसेन ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, छोड़ो, जब तुम वापस आना चाहती हो तो वापस आ जाओ। कई कबीले के लोगों ने जल्दी से कृतज्ञता में सिर झुकाया। इस बार वे आश्वस्त हो गए और उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। भाई विक्रम, नगरपति जोर से हंसा और आगे बढ़कर बोला, बहुत दिन हो गए हमारी मुलाकात हुए। मैं आज नहीं जा रहा हूँ, चलो भोर तक पीते रहें। हम अब और नहीं जा रहे हैं, आइए नगर के स्वामी के साथ जश्न मनाएं। कई अतिथियों ने अपनी राय व्यक्त की। यह नगर स्वामी के करीब आने का अच्छा अवसर था। अच्छा अच्छा अच्छा। विक्रमसेन बहुत उत्साहित थे और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, अच्छी शराब और अच्छे भोजन से भोर का स्वागत होता है। इस रात ने सेन वंश के उत्थान के लिए एक ठोस नींव रखी।
उस रात अयान के नाम ने मायापुरी शहर को हिलाकर रख दिया। हर कोई जानता था कि एक 16 वर्षीय युवक ने असाधारण शक्ति और साहस का प्रयोग करके सेन वंश को मौत के कगार से वापस खींच लिया था। ऐसा कहना तो बस एक कल्पना मात्र है, लेकिन सच तो यह है कि यह बहुत नाटकीय था। अयान के लिए यह एक छोटा सा प्रारंभिक बिंदु था। इसके बाद सेन कबीला आधिकारिक तौर पर सही रास्ते पर आ गया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि अयान ने आधार के रूप में बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के वापस लाए, जिससे सेन कबीला फिर से संगठित हो सका। विक्रमसेन ने स्वयं कुल के लोगों के लिए व्यवस्था की अध्यक्षता की और फिर वे प्रचंड आग की तरह काम में जुट गए। दूसरी तरफ अयान ने बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती। उन्होंने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया, अपना सारा समय अपनी ताकत बढ़ाने में लगा दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि सेन कबीला पर्याप्त मजबूत नहीं था और किसी भी समय 3 बड़े कुलों द्वारा दबाया जा सकता था। 1 महीने बाद मार्शल आर्ट्स सिटी का चयन सेन कबीले की ठोस स्थिति की कुंजी बन गया। सरिता दुबे को एक उत्कृष्ट संप्रदाय द्वारा चुने जाने से पहले अच्छा परिणाम प्राप्त करना था। उस समय सरिता दुबे सेन वंश को छूने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। अन्यथा संप्रदाय के समर्थन के बिना सेन कबीले को दुबे कबीले द्वारा 1 मिनट में निगल लिया जाएगा। आखिरकार ये एक ऐसी दुनिया थी जहां सैन्य शक्ति सर्वोच्च थी। ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला में एक गुप्त वनभूमि में 2 घंटे की साधना के बाद अयान ने मुंह में गंदी हवा थूक दी। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और मौसम की एक शुरुआती लहर उसकी हथेली में धीरे धीरे हिल रही थी। जैसे ही उसने अपने शरीर में बची हुई औषधीय गोली की शक्ति को परिष्कृत किया, उसने खुद से कहा, मार्शल आर्ट्स सिटी चयन से पहले अभी भी 1 महीना बाकी है। जहां तक शहर के चयन का सवाल है, प्रतियोगियों के लिए आयु सीमा में छूट देकर इसे 20 वर्ष कर दिया गया है। मुझे डर है कि उस समय वहां कुछ जियांटियन 8वें स्तर या यहां तक कि 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी होंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं अभी केवल जियांटियन प्रथम चरण पर हूं। मेरे लिए उनसे लड़ना आसान नहीं होगा। अयान की अभिव्यक्ति गंभीर थी। यद्यपि उसकी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा अपनी अधिकतम शक्ति से 3 गुना अधिक शक्ति के साथ प्रस्फुटित हो सकती थी, किंतु वह केवल 3 बार ही प्रस्फुटित हो सकी। ये 3 विस्फोट 3 शीर्ष जियांटियन क्षेत्र विशेषज्ञों को पराजित कर सकते हैं। फिर क्या उस समय एक जियांटियन प्रथम चरण साधक भी उसे आसानी से मार सकता था। इसलिए नगर चुनाव की लड़ाई जीतने के लिए कोई भी व्यक्ति केवल बिजली की नस की स्वर्ग विरोधी विशेषताओं पर भरोसा नहीं कर सकता। केवल ठोस ताकत एक कठिन विधि थी। अब समय आ गया है कि टूटी हुई किताब के उस आधे हिस्से का अभ्यास किया जाए। पुस्तक के शेष आधे भाग को अयान ने अस्थायी रूप से फायर लाइटनिंग टेक्निक नाम दिया था। वह नहीं जानता था कि यह अग्नि बिजली तकनीक किस श्रेणी की है, लेकिन अयान जानता था कि इस तकनीक की शक्ति अद्भुत थी। कम से कम यह उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक स्तर से ऊपर था। ये संभवतः पृथ्वी स्तर की खेती की तकनीक भी हो सकती है, जो स्पिरिट स्तर से भी बेहतर है। अयान ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी हथेली के बीच में चावल के दाने के आकार का एक नीला बिंदु तैर रहा था। यह असाधारण रूप से चमकदार था। उस दिन मैं अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए सिटी लॉर्ड के भवन में था। ये स्पष्ट नहीं है कि आग का ये छल्ला कितना शक्तिशाली था। अयान ने एक पल सोचा और इस चाल का नाम थंडर क्लैप रखा। मैं देखना चाहता हूं कि यह थंडर क्लैप कितना शक्तिशाली है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अयान ने अपने डेंटियन में जियांटियन क्यूई को प्रसारित किया और तुरंत उसे बिजली की शक्ति में परिवर्तित कर दिया। फिर उन्होंने इस शक्ति को अपने दाहिने हाथ में धारण करने के लिए बिजली कंपन कला का उपयोग किया। इस तरह उसे लगा कि उसका पिछला मौसम वेल की तरह पानी को सोख रहा है। उसकी दाहिनी मुट्ठी वास्तव में एक चमकदार क्रिस्टल नीली रोशनी से चमक उठी, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि अयान को लगा कि वह अब इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, जैसे कि वह अपनी पीठ पर एक पहाड़ उठा रहा हो। बकवास। अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बोला, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि थंडर क्लैप की पूरी शक्ति इतनी महान होगी। मुझे इसे तुरंत छोड़ना होगा, अन्यथा मेरा शरीर फट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अयान को इस बारे में सोचने का समय नहीं मिला, इसलिए वह तुरंत उछल पड़ा और जमीन पर जोर से मुक्का मारने लगा। क्रिस्टल नीली बिजली की ऊर्जा बाहर निकली। अयान के मुक्का मारने के बाद क्रिस्टल नीली बिजली की ऊर्जा तुरंत एक विशाल क्रिस्टल नीली आग की अनुभूति में बदल गई। धमाका। इस प्रहार से पूरी पृथ्वी कांप उठी और भयावह स्फटिक नीली लपटें लहरों की तरह बिखर गईं। अयान को अपने सामने केवल एक नीली रोशनी महसूस हो रही थी। आग की लपटें भयंकर गर्जना के साथ भड़क उठीं और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसे नष्ट कर दिया। पहाड़ों और मैदानों में गूंजते गगनभेदी विस्फोटों में बाघों की धीमी चीखें भी शामिल थीं। आकाश में नीली रोशनी गायब होने के बाद उसके सामने का दृश्य देखकर अयान हैरान रह गया, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था। क्या ये वास्तव में जियांटियन प्रथम चरण के मार्शल कलाकार के कारण हुआ है? अयान की आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये 10 मीटर व्यास वाला एक अर्धगोलाकार गड्ढा था। क्रेटर का बाहरी किनारा एक रेडियल पैटर्न था जो सभी दिशाओं में फैला हुआ था। अयान विशाल गड्ढे के केंद्र में खड़ा था।
इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि 1 मील का पूरा दायरा नष्ट हो गया था। पेड़ और चट्टानें सब गायब हो गए थे। जमीन समतल और चिकनी थी। ऊपर से देखने पर वह एक साफ सुथरा गोलाकार मैदान लग रहा था। केवल 1 मील दूर विकिरण क्षेत्र के किनारे पर ही पेड़ों और चट्टानों को देखा जा सकता था। अयान ने कुछ गहरी सांसें लीं। उसका मूड काफी देर तक शांत नहीं हो सका। यह आग और बिजली तकनीक निश्चित रूप से एक पृथ्वी स्तर की तकनीक है। अयान ने दांत पीस लिए और मुठ्ठियां भींच लीं। यह सही है, कम से कम यह एक पृथ्वी स्तरीय तकनीक थी। कम से कम ये एक पृथ्वी स्तर की साधना तकनीक थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की घटना को सक्रिय कर सकती थी। और जब उसने पहले थंडरक्लैप जारी किया तो उसने स्पष्ट रूप से एक बाघ की दहाड़ सुनी। नहीं, यहाँ ज्यादा समय तक रुकना उचित नहीं है। पीछे हटना। अयान ने अपनी भावनाओं को शांत किया और तुरंत दूर भाग गया। इतने बड़े कदम से वह निश्चित रूप से आसपास के शहरों के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को परेशान करेगा। अगर किसी को पता चल गया कि अयान ने ये खुली जगह बनाई है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दौड़ते हुए अयान दूसरे सवाल के बारे में सोच रहा था। उसका पिछला मौसम थंडरक्लैप्स का उपभोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। थंडरक्लैप तरंगों ने अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं की। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि उसका पिछला मौसम बहुत कम था, इसलिए उसने अपना सारा पिछला मौसम एक ही बार में निकाल दिया। जब अयान ने काफी दूर तक दौड़कर ये पुष्टि कर ली कि वह सुरक्षित है तो अंततः वह रुक गया। यह नहीं चलेगा। अयान एक पुराने पेड़ के सहारे झुक गया और अपने हाथों की ओर देखने लगा। मेरी ताकत अभी भी है, लेकिन मौसम ने एक ही बार में मेरी ताकत खत्म कर दी। जियांटियन के जियांटियन मार्शल कलाकारों के बिना उनकी ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। यह वह परिणाम नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद है। उन्होंने शांतिपूर्वक स्थिति का विश्लेषण किया और समस्या की जड़ का पता लगाया। ये थंडरक्लैप एक कार की तरह था और उसकी ताकत एक बैल के बराबर थी। जाहिर है, अब वह एक छोटी गाय थी जो एक बड़ी गाड़ी खींच रही थी, और उसका प्रारंभिक मौसम भी बहुत खराब था, इसलिए उसे जल्दी करना पड़ा और अपनी खेती का स्तर बढ़ाना पड़ा। अफसोस की बात है। अयान ने अपना सिर हिलाया। वह फायर लाइटनिंग टेक्निक केवल आधी क्षतिग्रस्त किताब है। इसमें केवल एक ही कौशल है, लेकिन इसमें कोई शारीरिक परिशोधन या चीगोंग तकनीक नहीं है। कौशल चालों का प्रयोग केवल युद्ध के लिए किया जाता था। केवल शारीरिक परिष्कार और चीगोंग तकनीक का उपयोग ही मार्शल कलाकार के क्षेत्र को उन्नत करने के लिए किया जा सकता है। शरीर परिष्कार या चीगोंग तकनीक के बीच चयन करने से मार्शल कलाकार का स्तर ऊंचा उठ सकता है। उसकी अपनी विशेषता गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि क्यूई कंडेंसेशन उसके लिए अधिक उपयुक्त था। हालांकि इस समय अयान ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, बिजली से संबंधित क्यूई शोधन तकनीकों की बात करें तो थंडर के 9 परिवर्तन निश्चित रूप से दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। चूंकि मेरे पास आग और बिजली की तकनीक नहीं है, इसलिए मैं इसे बदलने के लिए थंडर के 9 परिवर्तनों का उपयोग कर सकता हूं। बोलते हुए अयान ने अपनी अंगूठी से एक पीला तावीज निकाला। ये वह बिजली का ताबीज था जिसने दिव्य बिजली रैंकिंग में 17 स्थान सुनिश्चित किया, सफेद ज्वाला बिजली। अयान पैर मोड़कर बैठ गया और बिजली का ताबीज हवा में फेंक दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि बिजली का ताबीज वास्तव में बिना गिरे हवा में तैरता रहा। अयान की अभिव्यक्ति झिझक भरी थी। उसने मन ही मन सोचा कि थंडर के 9 रूपांतरणों की साधना के लिए न्यूनतम आवश्यकता जियानटियन क्षेत्र थी। वह नहीं जानता था कि वह इसका सामना कर पाएगा या नहीं, इसलिए उसने कोशिश करने का निर्णय लिया। अपनी योजना पूरी करने के बाद उसने सबसे पहले एक छोटी सी गोली निगल ली। ये गोली कोई औषधीय गोली नहीं थी, बल्कि प्रथम श्रेणी की स्प्रिंग रिटर्न घास को पीसकर बनाई गई थी। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के औषधीय गुण धीरे धीरे फैल गए। अयान एक गर्म वातावरण में नहाया हुआ था। एक कप चाय से भी कम समय में उसका सारा पिछला मौसम ठीक हो गया। इस प्रकार पूरी तैयारी करने के बाद अयान ने हवा में बिजली के ताबीज पर गहरी नजर डाली और फिर चुपचाप अपने दिल में 9 परिवर्तन के जादू को प्रसारित किया। उनके पास एक दुर्लभ दिव्य श्रेणी की लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा थी। इस दुर्जेय प्रतिभा ने उन्हें बिजली विशेषता तकनीकों के लिए एक अतुलनीय आकर्षण प्रदान किया। अयान द्वारा वज्र के गहन और रहस्यमय 9 रूपांतरणों को अत्यंत सुचारू रूप से प्रसारित किया गया, जैसे कि एक मछली को पानी मिल रहा हो। जब मंत्र सफलतापूर्वक एक चक्र में प्रवेश कर गया तो अयान के चारों ओर की हवा में उतार चढ़ाव हुआ और हवा में तैरता बिजली का ताबीज कांपने लगा। बिजली के तावीज ने थंडर 8 के 9 परिवर्तनों के आह्वान को महसूस किया। बिजली की अजीब सफेद चापें तेजी से तावीज कागज की सतह से फैल गईं। सफेद चाप एक दूसरे से घनी तरह से पैक हो गए थे और एक विद्युत ग्रिड में गुंथ गए थे, जिसके कारण भूमि पर एक निर्वात बेल्ट का निर्माण हुआ। आसपास के पेड़ जमीन की ओर आकर्षित हुए और एक के बाद एक बिजली के ताबीज की ओर उड़ चले। हालांकि जैसे ही पेड़ों ने सफेद बिजली के चाप को छुआ, वे पाउडर में बदल गए। ये दृश्य देखकर अयान हैरान रह गया। यही दिव्य बिजली का स्रोत था। यह निश्चित रूप से मजाक नहीं था। हालांकि उसने अपने दांत पीस लिए।
चूंकि वह लड़ने के लिए तैयार था, इसलिए वह रुक नहीं सका। ये सोचते हुए अयान ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, जिससे बिजली के ताबीज पर मौजूद अनगिनत बिजली के चापों में से केवल एक सफेद बिजली का चाप बना। जैसे ही सफेद बिजली का बोल्ट अयान के शरीर को छू गया, वह तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गया। उसी क्षण अयान का पूरा शरीर बिजली की चमक से उछल गया। उसके अंग अत्यंत कठोर हो गए थे और वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से अपने शरीर में बाईयान बिजली की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। भयानक सफेद ज्वाला जैसी बिजली ने अयान के पूरे शरीर को भर दिया। उस समय अयान को बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं वह पागल न हो जाए, क्योंकि वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने अयान को डरा दिया। उन्होंने महसूस किया कि सफेद बिजली का बोल्ट नवपरिवर्तन थंडर शॉकन कल्टीवेशन तकनीक द्वारा परिष्कृत किया गया था और शक्ति में परिवर्तित हो गया था, जो उनके शरीर में विलीन हो गया था। उसी समय उसका राज्य विस्फोटित होने लगा। वह गति अयान के नियंत्रण से बाहर थी। ये मेरा राज्य। अयान की आंखें चमक उठी। शानशन 2 परत। सफलता। वह क्षेत्र जिसे वह केवल उच्च श्रेणी की गोलियों की सहायता से और परिश्रमपूर्वक साधना करके ही सुधार सकता था, वास्तव में पार हो गया था, क्योंकि उसने केवल सफेद लपटों से बिजली का एक बोल्ट अवशोषित किया था। हालांकि जब वह जियांटियन क्षेत्र के पहले स्तर से जियांटियन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक आगे बढ़ा, तब उसने उस बिजली के चाप की ऊर्जा का केवल 10वां हिस्सा ही खपत किया था। उसके शरीर में और भी बहुत कुछ संग्रहित था। यदि उसने शीघ्रता से शेष बची बिजली की शक्ति को भस्म करने का उपाय नहीं सोचा, तो इससे उसे सहायता नहीं बल्कि विनाश ही प्राप्त होगा। हालांकि उसका साम्राज्य अभी अभी उभरा था और उसका शरीर पूर्ण अवस्था में था। वह नहीं जानता था कि यदि वह इसे एक बार फिर उठाएगा तो भी वह इसे पकड़ पाएगा या नहीं। अयान ने दांत पीस लिए। वह वास्तव में इस बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट करने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसने बलपूर्वक इसे अवशोषित करना जारी रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर गुब्बारे की तरह फुला जा रहा है, बड़ा और बड़ा होता जा रहा है और अधिक भरा हुआ होता जा रहा है। वह अपने शरीर की सहनशक्ति की सीमा पर पहुंचने वाला था। इस समय श्वेत ज्वाला बिजली की ऊर्जा ने अयान को एक बार फिर अपने दायरे के बंधनों से मुक्त होने की अनुमति दी और उसका दायरा एक सीधी रेखा में बढ़ गया। शानशन 3 परत। हालांकि बिजली की 80% ऊर्जा अभी भी बची हुई थी। मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। अयान ने तुरंत अपनी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास छोड़ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी कोई मार्शल कलाकार किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता था, तो उसके शरीर को उस नए क्षेत्र के अनुकूल होने में कुछ समय लगता था। हालांकि उसके शरीर में अभी भी बहुत अधिक सफेद ज्वाला बिजली थी। अयान ने सोचा कि शेष ऊर्जा को कैसे नष्ट किया जाए। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और आकाश में जोर से मुक्का मारा। वह धारा गड़गड़ाहट के साथ ताली। इस मौके से उत्पन्न थंडर क्लैप तरंगों ने वास्तव में उसके शरीर की सारी अतिरिक्त ऊर्जा को खत्म कर दिया था। थंडर क्लैप से एक बहुत बड़ा पंखे के आकार का प्रकाश निकला जो सीधे 9 आकाशों तक गया। इस बार थंडर क्लैप की शक्ति पिछली बार की तुलना में 10 गुना अधिक थी। यहां तक कि आकाश का आधा भाग भी क्रिस्टल नीले रंग में प्रतिबिंबित हो रहा था। आकाश में बाघ की दहाड़ अप्रत्याशित रूप से कानफोड़ू थी। हो उसने लगातार कुछ गहरी सांसें लीं। भयानक दिव्य बिजली से चौंक गया। ये बहुत डरावना था। उसने तो बस बिजली का एक छोटा सा चाप निकाला था और इतनी भयावह स्थिति पैदा कर दी थी। क्या होगा यदि उसने संपूर्ण श्वेत ज्वाला बिजली को अवशोषित कर लिया? साथ ही वह थंडर क्लैप भी बहुत असामान्य था। उसके शरीर में बिजली की शक्ति के कितने अवशेष अभी भी बिजली के झटके से खत्म हो गए थे। अयान अपने दिल में सदमे से बच नहीं सका। थंडर क्लैप को 2 बार जारी करने से पहले उसे किस तरह के क्षेत्र में स्तर बढ़ाने की आवश्यकता थी। चलो अब इसका परीक्षण करते हैं। पहले मेरा मौसम। अयान ने अपनी आंखें बंद की और अपने डांटियन में मौसम की जांच की। अयान ने अचानक अपनी आंखें खोली और खुशी से कहा, मेरा वर्तमान जियानटियन स्टोरेज वास्तव में जियानटियन प्रथम चरण से 3 गुना है। सामान्य परिस्थितियों में हर बार जब एक जियानटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने स्तर बढ़ाया, तो उनके डानटियन में जियानटियन मौसम केवल उनके भंडारण को आधे से बढ़ाता था, और हर बार जब वे स्तर बढ़ाते थे तो वे अपने भंडारण को 2 गुना कर देते थे। दूसरे शब्दों में, मौसम की पहली परत में भंडारण की मात्रा को देखकर, यदि वह अपनी खेती को एक परत बढ़ा दे, तो ये किसी और की 2 परतों की खेती के बराबर होगा। वह भयानक है। थंडर के 9 रूपांतरणों के बारे में यह आश्चर्यजनक बात थी। वह जल्दी से भाग गया। इस जगह को बहुत दूर छोड़ने के बाद उन्होंने अपने शरीर को जियानटियन क्षेत्र के तीसरे स्तर के अनुकूल बनाने के लिए आधा दिन बिताया और फिर सुधार करना जारी रखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और थंडर फॉर्मूला के 9 परिवर्तन फिर से प्रसारित होने लगे। उन्होंने सावधानीपूर्वक अपनी पिछली विधि के अनुसार एक सफेद चाप खींचा और उसे अपने शरीर में विलीन कर दिया। हालांकि इस बार जो हुआ वह कुछ ऐसा था जिसकी अयान को उम्मीद नहीं थी।
सफेद बिजली के बोल्ट ने उनकी साधना को पिछली बार की तरह नहीं बढ़ाया, बल्कि सफेद ज्वाला धधकती बिजली की शक्ति ने वास्तव में अयान के शरीर पर सीधे हमला करना शुरू कर दिया। ओह! अयान ने एक दबी हुई सिसकारी भरी और उसका पूरा शरीर वास्तव में जमीन से हवा में तैर गया। बिजली का वह सफेद चाप बिजली के अनगिनत धागों में विभाजित हो गया, जो बिजली के एक गोल गोले की तरह उसके चारों ओर लिपटे हुए प्रतीत हो रहे थे। उसकी त्वचा का हर इंच सफेद लपटों और बिजली के झटके के नीचे था। उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा है। उसके शरीर की सारी हड्डियां दर्द से चीख रही थीं और उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं। नहीं, हमें दृढ़ रहना होगा, हमें दृढ़ रहना होगा। अयान ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। इसके बजाय स्थिति और भी बदतर हो गई। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसकी त्वचा फटने लगी है और टूटने भी लगी है। बकवास। समस्या की गंभीरता को समझते हुए अयान अब इस अवर्णनीय दर्द को सहन करने में असमर्थ था, इसलिए उसने जल्दी से थंडर के 9 रूपांतरणों के मंत्र को तोड़ दिया और उसे प्रसारित कर दिया। एक क्षण में सफेद बिजली टूटकर आकाश में बिखर गई। जहां तक अयान का सवाल है, वह हवा से जमीन पर गिर गया। जब तक वह चाय पीता रहा, उसे दर्द से ऐंठन होती रही। एक कप चाय पीने के बाद ही उसकी तबीयत ठीक हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? यह ऐसे कैसे हो सकता है? अयान ने भौहें सिकोड़ी और धीरे से अपने जोड़ों को रगड़ा। सही। उसे अचानक समझ में आया कि उसने पहली बार श्वेत ज्वाला बिजली के बोल्टों को अवशोषित किया था, क्योंकि उसके शरीर में बिजली के बोल्ट के गुण मौजूद नहीं थे। यही कारण था कि बिजली की शक्ति ने उनकी साधना को कई गुना बढ़ा दिया था। हालांकि दूसरी बार जब चाप को अवशोषित किया गया, तो वृद्धि मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता में हुई। यदि उसने जो बिजली का पहला बोल्ट अवशोषित किया वह श्वेत ज्वाला बिजली की शक्ति का केवल 1000वां हिस्सा था, तो उसने जो बिजली का दूसरा बोल्ट अवशोषित किया वह श्वेत ज्वाला बिजली की शक्ति के 2 या 3000वें हिस्से तक पहुंच सकता था। दूसरे शब्दों में, भविष्य में जब भी वह श्वेत ज्वाला से बिजली का एक बोल्ट अवशोषित करेगा, तो उसके शरीर में बिजली की विशेष शक्ति उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। अभी तो मैं लगभग मरणासन स्थिति में था, क्योंकि मैं बिजली की अधिक शक्तिशाली शक्ति का सामना करने में असमर्थ था। इस समस्या को हल करने के केवल 2 ही तरीके हैं, अयान ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। सबसे पहले, मेरी साधना का स्तर बढ़ाओ। दूसरा, बिजली के प्रति मेरा प्रतिरोध बढ़ाओ। परेशानी की बात यह है कि थंडर के 9 रूपांतरणों में बिजली के प्रति प्रतिरोध को सुधारने का कोई सूत्र नहीं है। अयान ने आह भरी। थंडर मार्शल किंग ने स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में थंडर के 9 रूपांतरणों का निर्माण किया था। स्वाभाविक रूप से उसे बिजली के प्रति अपने प्रतिरोध को सुधारने की आवश्यकता नहीं थी, और उसने इस मामले का समाधान अपनी साधना पद्धति में नहीं लिखा था। उनकी दिव्य श्रेणी लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा में भी बिजली के प्रति बहुत ही असामान्य प्रतिरोध था। यदि उसमें ये प्रतिभा न होती तो वह बिजली की पहली किरण को झेलते ही चकनाचूर हो जाता। कोई अन्य रास्ता नहीं है। मैं इसे स्वयं ही हल करने का कोई रास्ता नहीं सोच सकता। बिजली के प्रति अपने प्रतिरोध को सुधारने के लिए कोई क्यूई संगणन का उपयोग नहीं कर सकता। इसके लिए शरीर को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। अयान ने सिर हिलाया, अपनी स्टोरेज रिंग से एक कागज और ब्रश निकाला और एक पैराग्राफ लिख दिया। द्वितीय श्रेणी की बर्फीली सिकाडा घास, द्वितीय श्रेणी की थंडर वाइन, द्वितीय श्रेणी की कायाकल्प गोली, द्वितीय श्रेणी की रक्त संघनन घास, द्वितीय श्रेणी की स्टोन स्किन गोली, स्पिरिट ग्रेड गोली भट्ठी। अयान ने शब्दों को देखा और संतुष्ट हो गया। अपने पिछले जन्म में वह कई विचित्र और योग्य लोगों को जानता था, जिनमें से कुछ को उसके स्वामी ने विचित्र और घृणित कहा था। हालांकि उस समय चेन का स्वभाव लापरवाह था, लेकिन उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। उसके परिचित लोगों में एक अजीबोगरीब कीमियागर भी था। उस व्यक्ति ने एक बार शरीर को निखारने की एक विधि बताई थी, अर्थात गोलियों को परिष्कृत करने की विधि का उपयोग करके मार्शल कलाकारों को अपने शरीर को परिष्कृत करने की अनुमति देना। एक मार्शल कलाकार को गोली की तरह गोली की भट्टी में डाल दो। इस विचार को साहसिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अयान को लगा कि यह बहुत व्यवहारिक है। यद्यपि यह शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक नहीं थी, लेकिन इससे बिजली के प्रति उसका प्रतिरोध बढ़ सकता था और वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता था। मेरे पास पहले से ही एक टियर 2 कायाकल्प गोली, एक टियर 2 रक्त जमावट घास और एक टियर 2 स्टोन स्किन गोली है। हालांकि मेरे पास कोई नहीं है। स्टोन स्किन पिल के लिए मुख्य सामग्री मेरी स्टोरेज रिंग में मिल सकती है। अयान ने सोचा, अभी हम केवल टियर 2 स्नो सिकाडा ग्रास, थंडरबोल्ट वाइन और स्पिरिट ग्रेड पिल फनेस ही पा सकते हैं। लगता है हमें एजियोर स्टोन सिटी के नीलामी घर में जाना चाहिए। गोली भट्टी के अलावा हालांकि अन्य 2 गोलियां नहीं थीं, वे केवल स्पिरिट जड़ी बूटियां थीं, लेकिन क्योंकि वे बहुत दुर्लभ थीं, उन्हें सामान्य स्पिरिट जड़ी बूटियों की दुकानों में नहीं पाया जाना चाहिए। ये सोचकर अयान आराम करने को तैयार नहीं था और तुरंत निकल पड़ा। इस परेशानी भरे मौसम में अयान को पता था कि उसकी पहचान संवेदनशील है, इसलिए उसने एक साधारण भेष बना लिया। उसने एक ढीला काला लबादा पहना हुआ था और अपने नाक और मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ था।
सौभाग्य से मायापुरी शहर ब्लैक शार्प पर्वत श्रृंखला के करीब था। सामान्यतः शहर में कई शिकारी, जड़ी बूटी संग्राहक और विभिन्न कारवां हुआ करते थे। इस तरह के स्थानों पर कई लोग अनावश्यक लड़ाई से बचने के लिए अपने चेहरे ढके हुए थे। अयान की पोशाक, जो उसके शरीर और रूप को ढक रही थी, ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। सचमुच, जैसे ही वह मायापुरी शहर में दाखिल हुआ, उसने लोगों को आकाश में नीले रंग की घटना के बारे में चर्चा करते सुना। कुछ लोगों ने कहा कि यह अवश्य ही कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ होगा जो पास में ही साधना कर रहा होगा। मैंने सुना है कि कबीले के कई विशेषज्ञ उस विशेषज्ञ की तलाश में पीछे के पहाड़ पर गए हैं। इससे अयान को अपना हुड थोड़ा नीचे करना पड़ा। विशेषज्ञ, ऐसे लोग निश्चित रूप से नहीं मिल सकते। उन्हें कैसे पता चला कि इतनी भयावह घटना इस छोटे लड़के अयान द्वारा रची गई थी? हालांकि अयान ने शाम तक शहर की खोज की। ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने सभी प्रसिद्ध स्पिरिट जड़ी बूटियों की दुकानों का दौरा किया था, लेकिन उन्हें स्नो सिकाडा घास और थंडर थंडरक्लैप वाइन नहीं मिल सकी। हालांकि स्पिरिट गोली भट्टी पहले से ही उपलब्ध थी, इसलिए इस वस्तु को ढूंढना मुश्किल नहीं था। जहां तक दो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का सवाल है, ऐसा लग रहा था कि वह केवल नीलामी घर में ही अपनी किस्मत आजमा सकते थे। हालांकि नीलामी घर से चीजें खरीदने में बड़ी रकम खर्च होने की संभावना थी। इस समय अयान के पास ज्यादा नकदी नहीं थी, इसलिए उसने सब कुछ अपने दादा को दे दिया। सेन वंश अब अपनी वापसी के महत्वपूर्ण मोड़ पर था। वह अपने दादा से पैसे नहीं मांगना चाहता था। सौभाग्यवश उसके पास अभी भी कुछ स्पिरिट जड़ी बूटी की गोलियां और बहुमूल्य सुलेख और पेंटिंग्स थीं। वह उनका इस्तेमाल पैसे के बदले में कर सकता था। मायापुरी शहर का एकमात्र नीलामी घर बड़े पैमाने पर नीलामी शुरू करने वाला था। इस स्थान को खजाना एकत्रीकरण मंडप कहा जाता था। इन 3 सुनहरे अक्षरों के पीछे एक छोटा सा पैटर्न था। जब अन्य लोगों ने पैटर्न देखा तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब अयान ने देखा तो वह हैरान रह गया। ये एक तिब्बतिया घास लोगो था। ये लोगो इस दुनिया में एक प्राचीन रहस्यमय कबीले, हुआनपो अभिजात कबीले का प्रतिनिधित्व करता है। इस कबीले का कारोबार लगभग सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था। ये कितना विशाल था और इसमें कितनी ऊर्जा छिपी थी, यह अभी भी एक रहस्य था। अयान को केवल इतना पता था कि इस कबीले को आसानी से नाराज नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि 8 महान संप्रदायों के लोगों को भी हुआनपू कुलीन वंश के उच्च वर्ग को देखकर सम्मान करना पड़ता था। उनके हाथ वास्तव में बहुत दूर के कोने तक पहुंच गए हैं। अयान अंदर जाने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाया। किसी भी हालत में वह यहाँ खुलेआम चीजें खरीदने आया था। हुआनपू कुलीन कबीला कितना शक्तिशाली था, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। जुकाई पवेलियन नीलामी घर में 2 प्रदर्शनी हॉल थे और सभी आकारों के 6 नीलामी हॉल थे। आज सबसे बड़ा नीलामी हॉल खोला गया। प्रदर्शनी हॉल उन वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार था जिनकी नीलामी होने वाली थी। ये 3 दिन पहले ही समाप्त हो चुका था और अयान अभी तक इसे नहीं देख पाया था। इसलिए इस बार यह सिर्फ एक अंधी बिल्ली थी जो एक चूहे को मारने की कोशिश कर रही थी। ये सब भाग्य के कारण था। नीलामी हॉल पहले से ही लोगों से भरा हुआ था और जो खरीदार आए थे वे सभी चुप थे, उनके भाव अत्यंत गंभीर थे। यद्यपि इस छोटी सी जगह में कोई भी हुआनपो अभिजात वर्ग के कबीले को नहीं जानता था, लेकिन सभी जानते थे कि खजाना एकत्र करने वाला मंडप एक बड़े विदेशी कबीले द्वारा बनाया गया था। इसलिए यहाँ तक कि स्थानीय धनी लोग भी यहाँ गलती करने की हिम्मत नहीं करते थे। बहुत जल्दी ही दमनकारी दृश्य धीरे धीरे जीवंत हो गया। एक नीलामीकर्ता प्रदर्शनी मंच पर आया और खरीदारों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। फिर उन्होंने पहले खजाने की नीलामी शुरू की। अयान ने खजाने पर नजर डाली और उसकी नज़र नीलामीकर्ता के पास खड़ी एक महिला पर पड़ी। सामान्यतः नीलामीकर्ता के पास 2 सहायक होते हैं, लेकिन वह महिला स्पष्टतः सहायक नहीं थी। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के बस वहीं खड़ी थी। अयान ने भौहें सिकोड़ी और चुपचाप महसूस किया कि महिला की पहचान असाधारण थी। इस महिला ने काला घूंघट पहना हुआ था और वह अपना रूप स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। मुख्य बात यह थी कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव का एक भी निशान नहीं था। लेकिन अयान जानता था कि वह निश्चित रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को बहुत ही चतुराई से दबा दिया जाता है। अयान ने चुपचाप सिर हिला दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह महिला एक ऐसी महारथी है जिसे उकसाया नहीं जा सकता। लेकिन इस समय दर्शकों की अनगिनत निगाहों के बीच उस महिला ने अयान की निगाहें पकड़ लीं। दोनों की निगाहें हवा में टकरा गईं। अयान ने ऐसे नजरें फेरने का नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन महिला ने हल्के से सिर हिलाया, जो अत्यंत सभ्य लग रही थी। कैसी गहरी समझ है, अयान ने मन ही मन सोचा, और उस महिला के बारे में और अधिक सोचने से खुद को रोक नहीं सका। नीलाम होने वाली पहली वस्तु एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार था। शुरुआती बोली 50,000 स्वर्ण सिक्के थी। मौके पर मौजूद सभी खरीदारों ने बोली लगाई। नीलामी में भाग लेने आए सभी खरीदार 6 शहरों के धनी व्यापारी थे। कुलों के उच्च वर्ग भी बहुत उदार थे। इससे अनजाने में ही अयान पर दबाव बढ़ गया।
बहुत जल्द ही पहला हथियार मायापुरी कस्बे के दीवान वंश के हाथों में आ गया। दूसरा आइटम सुलेख और चित्रकला था। शुरुआती बोली 50,000 स्वर्ण सिक्कों की थी, जो प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली की कीमत के बराबर थी। हालांकि अयान का ध्यान नीलामी की वस्तु पर नहीं था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि मानो कोई जोड़ी आंखें हैं जो जानबूझकर या अनजाने में उसे देख रही हैं। जब उसने उस नज़र का पीछा किया और उसे वापस कैद किया, तो उसने पाया कि यह अभी भी वही महिला थी। हालांकि महिला ने दूसरी ओर देखा और समय रहते बच निकली। अयान अधिक सतर्क हो गया और उस महिला पर अधिक ध्यान देने लगा। आगामी नीलामी प्रक्रिया बहुत जीवंत थी। एक ही वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु लोग अक्सर कीमत को अविश्वसनीय ऊंचाई तक बढ़ा देते हैं। अयान के गुप्त निरीक्षण का परिणाम यह हुआ कि महिला हर समय खरीदारों पर नजर रख रही थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका उद्देश्य क्या है। अंत में आठवीं वस्तु वास्तव में दूसरी श्रेणी की स्नो सिकाडा घास थी, जिसे अयान चाहता था। नीलामीकर्ता ने भीड़ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, द्वितीय श्रेणी की बर्फीली सिकाडा घास। शुरुआती बोली 30,000 स्वर्ण सिक्के है। हर बार बोली बढ़ाने पर इसकी शुरुआत कम से कम 5,000 स्वर्ण सिक्कों से होगी। ये सुनकर कई खरीदार हैरान रह गए। टियर 2 स्पिरिट ग्रास की औसत कीमत 3,000 स्वर्ण सिक्के थी, लेकिन इस टियर 2 स्नो सिकाडा ग्रास की कीमत 30,000 स्वर्ण सिक्के थी। यह अभी भी शुरुआती कीमत थी। इस प्रकार समस्या उत्पन्न हुई। मूलतः बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि यह स्नो सिकाडा घास क्या है, लेकिन जब उन्होंने सुना कि इसकी शुरुआती बोली इतनी ऊंची है, तो वे सभी उत्सुक हो गए। किसी ने तुरंत अपना हाथ उठाया। 40,000। नीलामकर्ता उस दिशा में मुस्कुराया। ये खरीदार 40,000 युआन की बोली लगा रहा है। क्या इससे भी ऊंची कोई चीज है? अयान ने भौहें सिकोड़ी और अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन बोली नहीं। नीलामीकर्ता ने सिर हिलाया और अयान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह खरीदार 45,000 सोने के सिक्के पेश कर रहा है। अंत में खरीदारों ने एक के बाद एक बोलियां लगाईं। केवल आधे कप चाय में स्नो सिकाडा घास को वास्तव में 100,000 स्वर्ण सिक्कों तक बढ़ाया गया। यह आखिरी चीज थी जिसे अयान देखना चाहता था। ये एक दुष्चक्र था। हर कोई इस अज्ञात चीज के बारे में जानने को उत्सुक था, और जितने अधिक लोग इस रहस्यमयी स्नो सिकाडा घास को खरीदने के लिए दौड़े, इसकी कीमत उतनी ही अधिक होती गई। ऊंची कीमतें अधिक जिज्ञासा को आकर्षित करती हैं। 150,000। किसी ने जोर से चिल्लाया। कीमत पहले से ही हास्यास्पद रूप से ऊंची थी। अयान ने दांत पीसते हुए दोबारा हाथ उठाया और 155,000 युआन की बोली लगाई। 1,50,000 अब कोई छोटी संख्या नहीं रह गई थी। ये 3 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट हथियार खरीदने के लिए पर्याप्त था। इस समय बहुत से लोग हार मान चुके थे। हालांकि अभी भी 6 शहरों में 20 से अधिक परिवार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 2 लाख, किसी ने बोली लगाई। अयान स्नो सिकाडा घास प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। वह हर किसी को इतनी ऊंची कीमत चुकाने की इजाजत नहीं दे सकता था। उन्हें डराने के लिए उसे उन्हें काफी ऊंची कीमत देनी पड़ी। ये सोचते हुए अयान ने दर्द से अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी आवाज को यथासंभव धीमा और कर्कश किया। 4 लाख। जैसे ही कीमत की घोषणा हुई, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। इस बार किसी ने दोबारा बोली नहीं लगाई। दूसरे दर्जे की स्पिरिट जड़ी बूटी के लिए 400,000 युआन। क्या यह पागलपन नहीं है? इतनी बड़ी कीमत एक टियर 2 स्पिरिट पिल खरीदने के लिए लगभग पर्याप्त थी। नीलामीकर्ता ने भीड़ से पूछा तो उसने देखा कि कोई भी बोली नहीं लगा रहा है और उसने मौके पर ही निर्णय कर दिया। स्नो सिकाडा घास अयान के पास लौट आई। अयान ने मन ही मन राहत की सांस ली। सामान्य परिस्थितियों में स्नो सिकाडा घास की कीमत केवल 40,000 से 50,000 स्वर्ण सिक्कों के बराबर होती थी। हालांकि कोई और रास्ता नहीं था। किसने सोचा होगा कि यहाँ केवल एक ही ऐसा संयंत्र होगा? सच कहें तो अयान को अगली नीलामी की वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने फिर बोली नहीं लगाई। उन्होंने व्यापार से पहले नीलामी समाप्त होने का इंतजार किया। नीलामी में कुल 25 वस्तुएं थीं। जब सभी सामान बिक गए तो अयान मंच के पीछे जाकर सौदा करने को तैयार हो गया। लेकिन इस समय वह महिला जो नीलामीकर्ता के पास चुपचाप खड़ी थी, अचानक प्रदर्शनी स्टैंड की ओर चल पड़ी। लेकिन नीलामीकर्ता का पद भी बदल दिया गया। उसने अपने भंडारण रिंग से एक वस्तु निकाली और उसे प्रदर्शनी स्टैंड पर रख दिया। पहली बार उसने कहा, यह एक चाकू है। ये सुनकर मूल रूप से व्यवस्थित दृश्य तुरंत बेचैन हो गया। ये चाकू के कारण नहीं, बल्कि महिला की आवाज के कारण हुआ। लोग अक्सर किसी व्यक्ति की आवाज का वर्णन करने के लिए प्रकृति की ध्वनि का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति की ध्वनि क्या है? मुझे डर है कि किसी ने भी इसके बारे में नहीं सुना है। हालांकि अगर दुनिया में वास्तव में कोई स्वर्गीय आवाज होती, तो इस रहस्यमयी महिला की आवाज को निश्चित रूप से एक माना जाता। अयान भी महिला की आवाज सुनकर चौंक गया, लेकिन उसकी नज़र तुरंत कृपान पर गई। ये एक बहुत ही अजीब कृपान था। ब्लेड की लंबाई 3 मीटर थी, जो आम लोगों के लिए बहुत लंबी मानी जाती थी। ब्लेड बिना किसी प्रतिबिंब के बिल्कुल काला था, मानो उसे कार्बन के टुकड़े से तराश कर बनाया गया हो। ब्लेड पर अजीब पैटर्न थे।
पहली नज़र में ये कृपाण बहुत भारी, बहुत बड़ी और साधारण थी। इसे बहुत सरल भी कहा जा सकता है। हालांकि जब अयान ने ब्लेड को देखा तो उसके शरीर में लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता अचानक बदल गई। कृपाण। अयान हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा, ये ब्लेड अजीब है। मेरी लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता वास्तव में इसे महसूस कर सकती है। चाहे कुछ भी हो, ये चाकू खरीदो। इस समय महिला ने अपने हाथ नीचे दबाकर सभी को चुप रहने का संकेत दिया। ये कृपाण नश्वर अवस्था का एक निम्न श्रेणी का हथियार है। शुरुआती बोली 1 मिलियन स्वर्ण सिक्के है। दृश्य और भी अशांत हो गया। अभी अभी महिला की आवाज सुनकर सबकी बेचैनी दूर हो गई। अब इस कृपाण की आसमान छूती कीमत देखकर बेचैनी को झटका लगा। निम्न श्रेणी के नश्वर क्षेत्र का क्या अर्थ है? इसका मतलब यह था कि ये कृपाण साधारण स्टील से बनी कृपाण से अलग नहीं थी। इस तरह की घटिया चीज 1 दर्जन या 20 चांदी के सिक्कों में खरीदी जा सकती है। परिणामस्वरूप वहां शोरगुल मच गया, लेकिन एक भी बोलीदाता नहीं आया। किसी को भी इस कृपाण में कुछ खास बात नजर नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि महिला का इस विषय में कुछ कहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन भीड़ के बीच से गुजरते हुए उसकी आंखें मुड़ गईं। जाहिर है, काले घूंघट के नीचे उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। क्या कोई बोली लगा रहा है? महिला की आंखें भीड़ में घूम रही थीं, फिर भी उसका व्यवहार शांत और सुरुचिपूर्ण था। अयान मन ही मन चिंतित था। इस समय उनकी